नमस्कार दोस्तों। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आज हम सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक सुधार अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी भारत में कंपनी का शासन और हमने देखा था सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इस एक्ट के द्वारा हमने देखा था कंपनी को रेगुलेट करने का कार्य किया जाता है। रेगुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? एक ऐसी कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई, लेकिन उसने व्यापार के साथ साथ बहुत तेजी से भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कंपनी भारत में युद्ध कर रही थी, अनेक क्षेत्रीय राजाओं के साथ संधि कर रही थी, उनसे समझौते कर लिए जाते थे और उनसे बड़ी मात्रा में रिश्वत भी ली जाती थी। हमने देखा था कंपनी की आर्थिक स्थिति खस्ताहाल हो रही थी। कंपनी ब्रिटिश सरकार से लोन की डिमांड कर रही थी, जबकि कंपनी के जो पदाधिकारी थे, उसके जो कर्मचारी थे, वो अमीर पे अमीर हो रहे थे और बड़ी मात्रा में वो धनराशि यहां से ब्रिटेन भेज रहे थे। एक बड़ा विरोधाभास कि कंपनी की स्थिति खस्ताहाल, लेकिन कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं। और यही कारण था कि ब्रिटिश सरकार ने इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आया। और हमने देखा था इस कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन में एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ये कंपनी को देखता था। इसके अलावा इसको भारत के दूसरे कार्य भी दिए गए थे, दूसरी जिम्मेदारी भी दी गई थी। लेकिन जब विलियम पिट्स ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 1784 में एक एक्ट लेकर के आया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। और हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट में इस कंपनी पर नकेल कसने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को देखने के लिए, भारत के राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए ब्रिटेन में एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और यह निश्चित किया गया कि कंपनी भारत में केवल व्यापारिक कार्य करेगी और भारत में व्यापारिक कार्यों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, जबकि भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के ही अधीन भारत के गवर्नर जनरल को कर दिया गया था। यहां तक की चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी और हमने कंपनी का शासन जब चल रहा था तो रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के चार्टर एक्ट तक हमने बातें की थी। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा, आज हमारा जो लेक्चर है वो 1858 से 1947 तक है और इसे कहा जाता है ब्रिटिश क्राउन का शासन। कंपनी के शासन की हमने बात की थी, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश क्राउन की, ब्रिटिश सम्राट की। और उसमें सबसे पहला जो हमारा अधिनियम होगा वह है भारत परिषद अधिनियम 1858। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 का अधिनियम लाने के पीछे कारण थे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आपको किसी भी एक्ट या कोई भी अधिनियम जो लाया गया उसके क्या प्रोविजन थे, क्या प्रावधान उसमें किए गए, वो आपको याद तब रहेंगे जब उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको पता होगा, उसकी पृष्ठभूमि पता होगी, उसको लाने के पीछे का कारण पता होगा। जब आपको कारण पता होता है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, चीजें आपको याद रखनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक आपको याद रह जाता है। तो 1858 के अधिनियम को लाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, कंपनी की गलत नीतियों के कारण 1857 का महाविद्रोह।
तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हमने देखा कि वो व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ वो भारत में अपने साम्राज्य का बहुत तेजी से विस्तार कर रही थी, युद्ध में संलिप्त थी, कई सारे युद्ध हो रहे थे और साम्राज्यवादी नीति के तहत उन्होंने युद्ध कर करके और भ्रष्टाचार कर करके उनके कर्मचारियों ने कंपनी की हालत खस्ताहाल कर दी थी। और यही कारण रहा कि भारतीयों का शोषण बहुत तेजी से होता रहा और भारतीयों का गुस्सा एक महाविस्फोट के रूप में सामने आया, जिसे हम 1857 का महाविद्रोह कहते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीति और भारत में आने वाले गवर्नर और गवर्नर जनरल की नीतियों ने भारत में इस महाविस्फोट को जन्म दिया, जिसके कई सारे कारण थे। अगर हम 1857 के महाविद्रोह की बात करें तो इसकी डेट डिसाइड की गई थी 31 मई 1857, 31 मई 1857। लेकिन ये जो विद्रोह था ये 10 मई 1857 को ही स्टार्ट हो गया। 10 मई 1857 को ये महाविद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ। हालांकि उससे कुछ समय पहले ही मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, जिसमें सैनिकों में आक्रोश था और उसका तात्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस। लेकिन इसके कई सारे कारण थे और उन कारणों पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम 1857 के विद्रोह के कारणों को देखें तो इसके कुछ राजनीतिक कारण थे। राजनीतिक कारण क्या थे? तो इसमें सबसे मुख्य कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक पुत्र का नियम लाकर के बहुत सारे क्षेत्रों को, बहुत सारी रियासतों को हड़प लिया, जिसमें सतारा, जैतपुर, उदयपुर, बाघात, झांसी और नागपुर जैसे क्षेत्र शामिल थे। इन राजाओं में आक्रोश था और इन्होंने 1857 के विद्रोह में भारतीयों का साथ दिया। इसके अलावा एक क्षेत्र था जिसका नाम था अवध। वहां के शासक थे वाजिद अली शाह। अवध को कुप्रशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। भारत के जो राजा थे उनकी पेंशन और उपाधियां समाप्त कर दी गई, जैसे नाना साहब की पेंशन समाप्त कर दी गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन गठित करवाया, इनाम कमीशन, और भारत की लगभग 35,000 जागीरों की इसने जांच करवाई, जिसमें से 20,000 जागीरों को अवैध घोषित किया गया और ये 20,000 जागीरों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इन जागीरों की जांच कराने का एकमात्र उद्देश्य ही था कि इतने बड़े क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना। उनके अपने मापदंड थे जांच कराने के। इसके अलावा भारत में मुगल शासकों के प्रति अपमानजनक व्यवहार, उन्हें लाल किला खाली करने का आदेश दिया गया। उनको उपाधि या जो टाइटल वो ग्रहण करते थे इस पर रोक लगा दी गई। सिक्कों पर जो उनका नाम अंकित होता था इस पर रोक लगा दी गई और उनकी उपाधियां समाप्त कर दी गई। इसके अलावा इस महाविद्रोह के कुछ सामाजिक कारण भी थे। सामाजिक कारण क्या थे? ब्रिटिशर्स भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे, भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव करते थे, हमें निम्न कोटि का कहा करते थे, भारतीयों को अक्षम कहा जाता था, अयोग्य कहा जाता था और नस्ली आधार पर गोरे और काले के बीच ये बड़ा भेदभाव करते थे। और ये जो भेदभाव था वो केवल हमारे समाज में ही नहीं था, बल्कि
सेना में भी देखने को मिलता था, क्योंकि भारतीय सैनिक कितने ही योग्य, कितने ही काबिल क्यों ना हो, उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। ब्रिटिश सरकार भारत में 1813 के एक्ट से उन्होंने ईसाई मिशनरियों का प्रवेश प्रारंभ हुआ और हमारे यहां वो लगातार ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। इसके अलावा भारतीय समाज में सती प्रथा, विधवा विवाह जैसी चीजें थी और इस पर भी उन्होंने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। हमने देखा था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा निषेध अधिनियम लेकर के आया था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही हुआ था। विधवा विवाह प्रोत्साहन के लिए एक एक्ट बनाया गया, हालांकि कहीं ना कहीं ये भारतीय समाज को सुधारने के लिए था, लेकिन भारतीय जो रूढ़िवादी समाज था उसने इस बात का विरोध किया। इसके अलावा कुछ सैन्य कारण भी थे। जिसकी वजह से इतना बड़ा महाविद्रोह सामने आया। ब्रिटिश सरकार भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बार बार युद्ध कर रही थी। कभी बर्मा के साथ युद्ध हो रहे थे, कभी बंगाल के साथ युद्ध हो रहे हैं, कभी पंजाब के साथ युद्ध हो रहे हैं, कभी आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहे हैं। लगातार युद्ध में संलिप्त होने के कारण बड़ी मात्रा में धन खर्च हो रहा था और वो भारत का ही पैसा था। युद्ध की बारंबारता के कारण चीजें महंगी हो रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी कई सारी समस्याएं हमारे देश में थी। ब्रिटिश सरकार भारतीय सैनिकों के धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करती थी। ऐसे भारतीय सैनिक जिनका धर्म हिंदू था, उन्हें तिलक लगाने के लिए मना किया जाता था। मुस्लिम सैनिकों को दाढ़ी रखने के लिए मना किया जाता था। सिख सैनिकों को पगड़ी पहनने के लिए मना किया जाता था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने सेना भर्ती अधिनियम 1856 पारित की थी। सेना भर्ती अधिनियम 1856 के द्वारा भारतीय सैनिकों को युद्ध में कहीं पर भी किसी भी देश में भेज दिया जाता था और जब भारतीय सैनिक समुद्र पार करके किसी देश में जाते थे तो इसे धर्म के विरुद्ध माना जाता था। तो 1857 के विद्रोह का एक कारण यह भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो ब्रिटिश सैनिक और भारतीय सैनिक होते थे उनके बीच बड़ा भेदभाव किया जाता था। यूरोपीय सैनिकों पर बहुत ज्यादा खर्च किया जाता था और ऐसा कहा जाता है यूरोपीय सैनिकों की जो संख्या थी भारत में बहुत कम थी और इनके खर्चे का जो अनुपात होता था वो 6:1 होता था। मतलब 6 हिस्सा ब्रिटिश सैनिकों पर खर्च होता था और भारतीय सैनिकों पर मात्र 1% हिस्सा खर्च होता था। ब्रिटिश सैनिकों को अच्छा बिस्तर, अच्छे गद्दे, अच्छी सुविधाएं, वेतन उनका ज्यादा होता था, उनके प्रमोशन ज्यादा होते थे, लेकिन भारतीय सैनिकों का प्रमोशन नहीं होता था। उन्हें सूबेदार से ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, चाहे वो कितने ही काबिल क्यों ना हो। बाद में ब्रिटिश सरकार ने एक डाकघर अधिनियम 1854 लेकर के आई, जिसमें जो सैनिक होते थे निशुल्क डाक सुविधा उन्हें जो प्राप्त होती थी, ये निशुल्क डाक सुविधा भी उनकी समाप्त कर दी गई। इसके अलावा इस महाविद्रोह के कुछ आर्थिक कारण भी थे। और आर्थिक कारणों में ब्रिटिश सरकार जिस तरीके से हमारे यहां टैक्स लेती थी, तो नगद टैक्स लेने के लिए, और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था, तो उसके लिए रॉ मटेरियल के लिए उसे रॉ मटेरियल की जरूरत थी, इसलिए वो भारत में नगदी और बागानी कृषि करवाते थे। नगद फसलों की कृषि होती थी, नगदी कृषि करवाई जाती थी। नगदी कृषि या बागानी कृषि उनके द्वारा करवाई जाती थी, जिसमें चाय, कहवा, रबड़,
मसाले, गन्ना, ऐसी फसलें लगाई जाती थी जिसको किसान तुरंत बेच करके ब्रिटिश सरकार को टैक्स देता था। ब्रिटिश सरकार के बाद नगद तुरंत आ जाता था, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता था कि जो भारतीय कृषक होते थे उनके पास खाने के लिए खाद्यान्न फसलें नहीं होती थी, और खाद्यान्न फसलें ना होने की वजह से खाद्यान्न संकट पैदा होता था। खाद्यान्न संकट होने की वजह से भूखमरी, ऋणग्रस्तता जैसी समस्याएं भारत में व्याप्त हुई, और भारत का कृषि का जो एक परंपरागत जो ढांचा था वो पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार ने नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे देश के लघु कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, उनका पतन हो गया। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय दस्तकार, बुनकर और शिल्पकार ये सुसाइड कर रहे थे। उत्तर का विशाल मैदान इनके कंकालों से भरा पड़ा था। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने की है जिसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऐसा कहा जाता है ऋणग्रस्तता की इतनी बुरी स्थिति थी क्योंकि इनकी जो राजस्व व्यवस्था थी, जिसमें जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था में लोगों का खूब शोषण हुआ क्योंकि इसमें जमीन का मालिकाना हक जमींदार को दे दिया गया। लोगों को टैक्स देने के लिए अपनी जमीनें गिरवी रखनी होती थी, यहां तक कि लोग अपने बच्चों को गिरवी रख करके साहूकारों से ऋण लेते थे और कर चुकाते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनमानस में भयंकर आक्रोश था ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों को लेकर के, और उसका परिणाम हमारे सामने 1857 के महाविद्रोह के रूप में सामने आया। ब्रिटिश सरकार की तीव्र इच्छा थी भारत से कंपनी का शासन समाप्त हो। हमने देखा था कंपनी जब व्यापार की जगह अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगी तो इस पर कंट्रोल करने के लिए, इस पर नकेल कसने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी सेना बना ली थी, कंपनी भारत के लोगों का खूब शोषण कर रही थी, और इसका दुष्परिणाम यह हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन में बदनाम हो रही थी। इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों का हित चाहती थी। भारत में कंपनी शक्तिशाली हो रही थी और इसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि की बजाय यह समानांतर शक्ति के रूप में ब्रिटिश सरकार को चुनौती दे रही थी। हमने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्थिक स्थिति थी वो खस्ताहाल हो रही थी, लेकिन इसके जो कर्मचारी थे वो बड़ी मात्रा में लाभांश कमा रहे थे। हमारे यहाँ अकाल पे अकाल पड़ रहे थे, और ये जो ब्रिटिश गवर्नर थे, ब्रिटिश कर्मचारी थे, वो अनाज की जमाखोरी करते थे और उनको खूब ज्यादा दामों पर बेचा करते थे, और भर भर के यहां से सोना और चांदी ब्रिटेन में भेजा जाता था। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसकी बात की थी, और हमने देखा था कि एक गवर्नर था जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। इस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और ब्रिटिश संसद में इस पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया था। तो कुल मिलाकर यह कि ब्रिटिश सरकार भी ईस्ट इंडिया कंपनी से परेशान थी, और वो इस मौके की तलाश में थी कि कब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया जाए, भारत से हटा दिया जाए, और यहां का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया जाए, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन कर दिया जाए। और यह मौका उन्हें मिल गया 1857 के महाविद्रोह से, और यही कारण था कि 1773 का जो एक्ट आया था, उसके बाद जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिस तरीके से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई और इनको व्यापारिक क्षेत्र तक ही सीमित रख दिया गया, और धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने इनके पर कतरने स्टार्ट किए, इन पर लगाम लगाना स्टार्ट किया, और 1857 आते तक ईस्ट इंडिया कंपनी
पर पूरी तरह नकेल कसी जा चुकी थी और 1857 के महाविद्रोह से ब्रिटिश सरकार को एक मौका मिल गया और उन्होंने भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। तो ये एकाएक उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि ये एक लंबी परिणति थी जो काफी लंबे समय से इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। इसका तीसरा और मुख्य कारण था भारत में कंपनी की दोहरी शासन व्यवस्था का असुविधाजनक और जटिल होना। दोहरी शासन व्यवस्था वही कि भारत में व्यापारी कार्यों को देखने के लिए ब्रिटेन में एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हालांकि दोनों को कार्य अलग अलग बांट दिए गए थे, लेकिन इससे भारत शासन व्यवस्था में असुविधा होती थी और उसका सबसे बड़ा कारण था दोनों के अधीन भारत के गवर्नर जनरल को कर दिया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1858 ला करके ये दोनों ही संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया और भारत में गवर्नर जनरल के पद को वायसराय बना दिया और जो भारत का वायसराय था वो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता था। और ब्रिटेन में भारत के शासन को देखने के लिए भारत राज्य सचिव पद का सृजन किया गया जो 15 सदस्यीय कमेटी के माध्यम से अपना कार्य संचालित करता था, कार्य देखता था। अभी आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1857 के इस महाविद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉम्स्टर्न थे। एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से एक बिल पारित किया गया और भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश सम्राट के हाथ में सौंप दिया गया। अब हम 1858 का जो अधिनियम था उसके प्रोविजन देख लेते हैं, इसके प्रावधान क्या क्या थे। तो इसका पहला प्रावधान था भारत से कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त हो गया और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन अर्थात महारानी विक्टोरिया के पास चला गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया, अर्थात भारत में अब दोहरा शासन समाप्त हो गया। तो देखिए दो संस्थाएं थी, एक थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दोनों ही संस्थाओं को इस अधिनियम से समाप्त कर दिया और इन दोनों संस्थाओं की जगह भारत में इंग्लैंड में एक व्यवस्था की गई और ये पद था भारत राज्य सचिव का। तो भारत राज्य सचिव जो होगा वो ब्रिटेन में होगा और इसकी सहायता के लिए ब्रिटेन में पंद्रह सदस्यों वाली एक संस्था बनाई गई। इस संस्था का नाम था भारतीय परिषद, जैसे इंडियन काउंसिल कहा गया। तो ब्रिटेन में भारत राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। भारत राज्य सचिव 15 सदस्यों वाली भारत परिषद के माध्यम से भारत के कार्यों को देखता था। इस परिषद में ये जो भारत परिषद थी, इस परिषद में टोटल 15 सदस्य थे। जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मनोनीत होते थे, नॉमिनेटेड थे, और इसके जो 7 सदस्य थे
वो हमने देखा था जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको समाप्त कर दिया था, उन लोगों के द्वारा चुने जाते थे। तो भारत राज्य सचिव में 15 सदस्य थे, जिसे इंडियन काउंसिल कहा जाता था, भारत परिषद कहा जाता था। ये भारत परिषद कहाँ होती थी? ये भारत परिषद और भारत राज्य सचिव ये इंग्लैंड में होते थे, इंग्लैंड में थे। 15 सदस्यों में से 8 सदस्य क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जबकि जो 7 सदस्य थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसे समाप्त कर दिया गया था, उन लोगों के द्वारा इसको चुन करके भेजा जाता था। अब ये जो भारत परिषद थी, ये भारत परिषद एक सलाहकारी परिषद थी, और ये जो भारत परिषद के जितने भी सदस्य थे, इनकी ये जो भी सलाह देते थे या जो निर्णय लेते थे, उनकी सलाह को मानने के लिए भारत राज्य सचिव बाध्य नहीं था। मतलब ये कि भारत राज्य सचिव को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया था। भारत राज्य जो सचिव था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, इनकी सलाह को वो मानने के लिए बाध्य नहीं था। भारत सचिव बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया, लेकिन ये जो परिषद के सदस्य थे, जो 15 सदस्य होते थे, इनको भारत राज्य सचिव हटा नहीं सकता था। इसे हटाने के लिए जो प्रावधान थे वो ब्रिटिश संसद को प्राप्त थे। ब्रिटिश संसद ही इस परिषद के सदस्यों को हटा सकते थे, या इन परिषद के सदस्यों को हटाने का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। भारत राज्य सचिव ऐसा नहीं कर सकता था। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो अब ब्रिटेन में पहले जो व्यवस्था थी, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, और उनके अधीन भारत का गवर्नर जनरल था, अभी ये समाप्त हो गया, दोनों को ही हटा दिया गया। बीओडी भी समाप्त हो गया और बीओसी भी समाप्त हो गया। अब उसकी जगह अब ब्रिटेन की व्यवस्था कैसी हो गई? तो देखें, ब्रिटेन में अब सबसे ऊपर कौन हो गया? तो ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद सबसे ऊपर है। ब्रिटिश संसद के नीचे कौन है? तो भारत राज्य सचिव हो गया। ब्रिटिश संसद ब्रिटेन में, भारत राज्य सचिव ये भी ब्रिटेन में, और भारत राज्य सचिव की मदद करने के लिए भी हमने देखा था भारत परिषद बना दी गई, जो 15 सदस्यीय परिषद होगी। और भारत राज्य सचिव के अंडर में भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे बना दिया गया भारत का वायसराय। ठीक है। तो ब्रिटिश संसद के अधीन भारत राज्य सचिव, और भारत राज्य सचिव के अंडर में भारत में होता था भारत का वायसराय, जो भारत की संपूर्ण कार्यों को देखता था। भारत का जो वायसराय था, ये भारत का वायसराय ये ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। ये भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था, और भारत का वायसराय ये ब्रिटिश राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायी था। ये ब्रिटिश राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायी था, मतलब ये अपनी रिपोर्ट, भारत की कार्यविधि से संबंधित अपनी सारी की सारी जो रिपोर्ट है, भारत का वायसराय भारत राज्य सचिव को देता था। क्लियर? तो भारत में जो वायसराय है वो क्राउन का प्रतिनिधि है। तो अब हो गई ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद, और ब्रिटिश संसद में जो नाम मात्र हेड होगा वो ब्रिटिश महारानी होंगी, ब्रिटिश रानी होंगी। इसके अंडर में भारत राज्य सचिव होंगे, और भारत राज्य सचिव के अंडर में भारत का वायसराय। तो भारत का वायसराय भारत में, जबकि भारत राज्य सचिव
ये होगा इंग्लैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें इस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में क्या हुआ। इंग्लैंड में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस तो हुए, कुछ संरचनात्मक बदलाव तो हुए, लेकिन भारत की शासन प्रणाली में कोई बदलाव नहीं हुआ। हमारे यहाँ के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया, वायसराय कर दिया गया। बस परिवर्तन इंग्लैंड में ये हुआ कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी वो दोनों को समाप्त कर दिया, उसकी जगह भारत राज्य सचिव का पद कर दिया। लेकिन भारत में क्या हुआ, भारत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो फाइनली 1858 के अधिनियम से भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन अब ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, ब्रिटिश सम्राट के पास चला गया। इस अधिनियम से और जो परिवर्तन किए गए, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और वायसराय भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माना गया, जो भारत राज्य सचिव के प्रति जवाबदेह था, अकाउंटेबल था। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और उन्हें ही भारत का प्रथम वायसराय भी बना दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई और यह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। वही बात जिसकी चर्चा भी हमने की। आगे बढ़ते हैं। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय परिषद अभी हमने देखा, ये भारत राज्य सचिव को मदद करती थी, जो एक सलाहकार परिषद थी और परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, सलाहकारी परिषद थी, मतलब इसकी सलाह को मानने के लिए भारत राज्य सचिव बाध्य नहीं था, क्योंकि भारत राज्य सचिव को बहुत ही शक्तिशाली बनाया गया था, बहुत पावरफुल बनाया गया था, उसको बहुत सारी शक्तियां दी गई थी। वो सदस्यों के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था। और हमने देखा था इसमें से जो 8 सदस्य होते थे वो क्राउन के द्वारा नॉमिनेटेड होते थे, मनोनीत होते थे, जबकि 7 सदस्य जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको समाप्त कर दिया गया था, उन लोगों के द्वारा 7 सदस्यों को चुना जाता था, इनका नाम भेजा जाता था। चलिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सारे अधिकार भारत सचिव और उसकी परिषद को सौंप दिए गए। इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में चला गया। इस एक्ट की यह सबसे बड़ी विशेषता थी। भारत सचिव परिषद एक निकाय थी जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमे चलाने का अधिकार था और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। मतलब जो भारत सचिव परिषद थी, इसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था और ये जो संस्था थी इस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था। अगर ये कुछ गलत करती है तो ये भी जुडिशरी के दायरे में होगी, न्याय के दायरे में होगी। 1858 की इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में सुधार करना, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारत पर नियंत्रण हो सकता था। हालांकि इससे भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। तो कुल बात ये कि ये सारी चीजें करने का मतलब ये था क्योंकि ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लोगों का बहुत ज्यादा शोषण कर रही थी और ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि एकदम से भारतीयों का शोषण किया जाए। वो चाहती थी कि भारतीयों का शोषण, भारत का शोषण धीरे धीरे हो, ताकि हम लंबे समय तक अपने औपनिवेशिक उद्देश्यों को पूरा कर सकें, हम यहां से लंबे समय तक लाभ अर्जित कर सकें, ना कि हमें बहुत कम समय में ही भारत से बोरिया बिस्तर बांधकर लौटना पड़े। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी शोषण कर रही थी, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भी भारत में शोषण करना ही था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीति की वजह से, उसकी अति की वजह से यह हुआ कि 1857 का महाविद्रोह हो गया और फाइनली ब्रिटिश सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया जाए, भारत का शासन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया जाए, और यही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आया। 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था,
इसको लाने के पीछे कुछ कारण थे। इसको लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि इससे पहले 1857 का महाविद्रोह हुआ था और ब्रिटिश सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों का भरोसा कैसे जीते, भारतीय जनता में विश्वास कैसे बनाए। और इसी उद्देश्य से वो भारत में कुछ बदलाव करना चाहती थी, क्योंकि अगर ब्रिटिश सरकार को भारत में लंबे समय तक राज करना है तो उसे कुछ तो ऐसे बदलाव करने होंगे जिससे भारतीय जनता में उसके प्रति विश्वास की भावना पैदा हो। और इस एक्ट के द्वारा, मतलब 1861 के इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा यही प्रयास किया गया कि कैसे वो अपने उपनिवेश को आगे बढ़ाने भारतीय जनता का विश्वास हासिल करे। तो देखते हैं इसके पीछे क्या कारण थे। तो जैसा भी हमने कहा, ब्रिटिश सरकार भारत में राज करने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना चाहती थी। दूसरा कारण था कि भारत में अत्यधिक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। अत्यधिक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था मतलब भारत के पूरे के पूरे भारत में, मतलब प्रांतों में भी और केंद्र में भी एक समान कानून नहीं थे और पूरा का पूरा जो कंट्रोल था, हमने देखा था पहले, वो गवर्नर जनरल के अधीन था। बाद में फिर वायसराय के अधीन कर दिया। तो यहां पर शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं था, पावर बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड थे, शक्तियों का केंद्रीकरण था और आवश्यकता थी प्रांतों को भी शक्तियां दी जाए। तो यह भी एक कारण था 1861 के अधिनियम को लाने का। इसके अलावा भारत में विभिन्न क्षेत्रों के लिए उनकी परिस्थितियों के अनुसार कानून ना होना, भारत के विभिन्न प्रांतों में समस्याएं अलग अलग हैं, अलग अलग प्रांत की नीड अलग अलग है, उसके हिसाब से चीजें नहीं होती थी। केंद्रीकृत व्यवस्था होने की वजह से एक समान कानून बनाए जाते थे और उनके ऊपर सभी प्रांतों पर थोप दिए जाते थे। ये एक बड़ी समस्या थी। संपूर्ण भारत के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था का ना होना, अभी हमने देखा। भारत में अपने औपनिवेशिक साम्राज्य को विस्तार देने के लिए ब्रिटिश सरकार ये परिवर्तन करना चाहती थी और इसी के लिए उन्होंने 1861 का अधिनियम लेकर के आई। तो कुल बात यह कि भारत में स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया। 1853 में विधान परिषद में जो लोक सेवक थे उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। संपूर्ण भारत के लिए एक समान कानून बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी और व्यवस्था पूरी तरीके से सेंट्रलाइज थी, केंद्रीकृत व्यवस्था थी। तो इसी समस्या के समाधान के लिए 1861 का ये भारत परिषद अधिनियम ब्रिटिश सरकार लेकर के आती है। तो इसके क्या प्रावधान थे, क्या किया ब्रिटिश सरकार ने, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखें, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने, भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में एक विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। देखो, मतलब भारत में कैबिनेट सिस्टम प्रारंभ हुआ। विभागीय प्रणाली मतलब कैबिनेट सिस्टम, जिसमें भारत के मंत्री मंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। भारत में कैबिनेट सिस्टम प्रारंभ होता है जिसमें भारत के जो वायसराय होते हैं वो अपनी काउंसिल के मेंबर को अलग अलग कार्य बांट देते हैं। समझ लीजिए, इसमें जो वायसराय होते हैं, वायसराय अपनी परिषद के या अपनी काउंसिल के जो सदस्य होते हैं उनको अलग अलग कार्य बांट देते हैं। अब ये जो कार्य होंगे वो कौन से होंगे? तो किसी को दे दिया गृह विभाग, भाई गृह विभाग देखो। किसी को फाइनेंस दे दिया, किसी को राजस्व दे दिया, टैक्स,
किसी को सैन्य दे दिया और किसी को कोई दूसरा विभाग दे दिया। तो भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत हुई वो 1861 के अधिनियम से हुई और यहां पर वायसराय ने अपनी काउंसिल के मेंबर को अनेक विभाग दे दिए या अनेक विभाग बांट दिए और इस तरीके से व्यवस्था को थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से विकेंद्रीकृत करने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में प्रवेश दिया गया, जैसे बनारस और पटियाला के राजा। देखिए यहां पर एक चीज समझने वाली है, केंद्रीय विधान परिषद में क्या होता था, जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें आधे सदस्य, ये व्यवस्था की गई इस अधिनियम से कि केंद्रीय विधान परिषद में आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे, जो या तो अंग्रेज या भारतीय होंगे। इस प्रकार पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में प्रवेश दिया गया, मतलब व्यवस्था की गई कि केंद्रीय विधान परिषद में आधे सदस्य अब गैर सरकारी होंगे और वो जो गैर सरकारी होंगे वो भारतीय भी हो सकते हैं या वो ब्रिटिशर्स भी हो सकते हैं। तो पहली बार भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में प्रवेश दिया जा रहा है, ये हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन ये कोई, इसे हम बहुत बड़ी उपलब्धि माने तो ये थोड़ा तार्किक होगा। तो और उसमें पहली बार पटियाला और जो बनारस के जो राजा थे उनको इसमें शामिल किया गया। तो सीधी सी बात है, ये जो होंगे वो ब्रिटिश सरकार की चापलूसी करेंगे या ऐसे जो चटुकारिता करने वाले लोगों को ही ब्रिटिश सरकार जो है काउंसिल में प्रवेश करेगी और ये वहां जाने के बाद ब्रिटिश नीतियों का विरोध नहीं करेंगे बल्कि ब्रिटिश सरकार के हमें यहाँ मिलाने का कार्य करेंगे। चलिए, तो ये आप याद रखें कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को प्रवेश दिया जा रहा है 1861 के अधिनियम से और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम इसमें भारतीयों को भी भागीदार कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में और सत्ता को केंद्रीकृत की बजाय हम विकेंद्रीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये केवल दिखावा था, इसके पीछे सच्चाई कुछ भी नहीं थी। ये हाथी के जो दिखाने के जो दांत होते हैं बस उसी जैसा था। नेक्स्ट, पहली बार विधायिका और कार्यपालिका की शक्ति को विकेंद्रीकृत रूप दिया गया, मद्रास और बॉम्बे को विधायी शक्ति दी गई। तो यहां पर आप याद रखें कि जो मद्रास और जो बॉम्बे था इसको विधायी शक्ति दी जाती है जिसे गवर्नर की काउंसिल देखती थी, लेकिन वायसराय की सहमति के बिना कोई भी बिल पारित नहीं हो सकता था। तो फाइनली मद्रास और बॉम्बे को विधायी शक्ति तो दी गई, जिसे वहां की गवर्नर की जो काउंसिल होती थी मद्रास और बॉम्बे की वो देखती थी, लेकिन मद्रास और बॉम्बे कोई भी बिल पारित कर दे वो तब तक इंप्लीमेंट नहीं हो सकता था, जब तक लागू नहीं हो सकता जब तक भारत के वायसराय की उस पर सहमति ना हो। इसका मतलब यह था कि वायसराय पावरफुल था। हमने बात की चीजों को विकेंद्रीकृत करने की, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था पूरी तरीके से केंद्रीकृत बनी हुई थी क्योंकि अंतिम शक्ति जो थी वो वायसराय के पास थी। वायसराय प्रांतों के द्वारा पारित विधेयकों को, बिल को अमान्य कर सकता था। वायसराय को नए प्रांतों के निर्माण और उन प्रांतों के गवर्नर के साथ विधान परिषद बनाने का भी अधिकार दे दिया गया। तो इस अधिनियम की एक विशेषता यह थी कि जो वायसराय थे उनको नए प्रांतों के निर्माण, मतलब वो नए प्रांतों का गठन कर सकते हैं, उन प्रांतों के गवर्नर के साथ विधान परिषद बना सकते हैं, मतलब नए प्रांत जो पहले से नहीं है उनका गठन कर सकते हैं, उन प्रांतों में विधान परिषद बना सकते हैं और ऐसे प्रांत जो पहले से बने हुए हैं उन प्रांतों में भी विधान परिषद का गठन वायसराय के द्वारा किया जा सकता है। इस अधिनियम से यह व्यवस्था भी की जाती है। और आप यहां पर याद रखें कि इसी अधिनियम के द्वारा 1862 में बंगाल,
1866 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, इसके अलावा 1897 में पंजाब में वायसराय के द्वारा विधान परिषद का गठन किया जाता है। 1862 में बंगाल, 1866 उत्तर पश्चिमी प्रांत और 1897 में पंजाब में विधान परिषद बना दी जाती है इसी प्रावधान के तहत। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश, अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति भी दे दी जाती है। आपने देखा होगा आज जब हमारे यहाँ राज्य विधानसभा और संसद, जब संसद का सेशन नहीं होता, सत्र में नहीं होती, और जब किसी कानून की आवश्यकता होती है तो मंत्रिमंडल के कहने पर राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल जो आदेश जारी करते हैं उसी को हम अध्यादेश कहते हैं। और जो अध्यादेश होता था ये 6 माह तक लागू होता था, 6 माह तक ये कानून के रूप में प्रभावी हो सकता था। तो यहाँ पर भी जो ऑर्डिनेंस जारी किए जाते थे वो 6 माह तक ही प्रभावी होते थे, 6 माह तक वो कानून के रूप में इंप्लीमेंट रहते थे। तो यहाँ गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति भी 1861 के अधिनियम से दे दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अगला अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1892। तो क्लियर हुआ इस अधिनियम में, एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कर देता हूं कि इसके जो प्रावधान थे। तो पहली चीज तो हमने ये देखी 1861 के अधिनियम में कि कैबिनेट सिस्टम इसमें लागू हुआ, मतलब विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। आपसे पूछा जाएगा विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई है, तो याद रखें 1861 के अधिनियम से हुई है। और इसी अधिनियम से गृह विभाग, वित्त विभाग, राजस्व विभाग, सैन्य विभाग और बहुत सारे जो विभाग थे वायसराय के द्वारा अपनी काउंसिल को दे दिए जाते हैं या उनके बीच कार्यों का यह विभाजन कर दिया जाता है। केंद्रीय विधान परिषद में आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे, या तो वो अंग्रेज होंगे या भारतीय होंगे, ये व्यवस्था की गई। और पहली बार हमने देखा भारतीयों को विधान परिषद में प्रवेश दिया गया, जैसे बनारस और पटियाला के राजा को इसमें सदस्य बनाया गया। इस एक्ट की जो खास बात थी कि इस एक्ट में विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को विकेंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया, डिसेंट्रलाइज करने का प्रयास किया गया और ऊपर से दिखाया गया, कुल मिलाकर ये कि ऊपर से दिखाने का प्रयास किया गया कि हमने चीजों को विकेंद्रीकृत किया है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था जो थी वो अंदर से पूरी तरीके से सेंट्रलाइज थी, केंद्रीकृत थी। क्योंकि हमने देखा वायसराय को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार था। अगर प्रांतों के गवर्नर कोई निर्णय ले लेते हैं, प्रांत की जो गवर्नर की जो काउंसिल है वो कोई डिसीजन भी ले लेती है, तो फाइनली उसे वायसराय से अप्रूवल कराना होता था और वायसराय उसको इंप्लीमेंट करता था। तो दिखावे के लिए ब्रिटिश सरकार ने विकेंद्रीकृत व्यवस्था को दिखाने का प्रयास किया, लेकिन अंदर से वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज थी क्योंकि वायसराय के पास अंतिम अधिकार थे। इसके अलावा हमने देखा वायसराय को एक विशेष पावर दे दिया गया कि विभिन्न प्रांतों की स्थापना कर सकते हैं, उन प्रांतों में विधान परिषद का निर्माण कर सकते हैं और ऐसे प्रांत जो पहले से स्थापित हैं उन प्रांतों में भी विधान परिषद की स्थापना कर सकते हैं। तो 1862 से बंगाल, 1866 उत्तर पश्चिमी प्रांत और 1897 में पंजाब में ऐसी विधान परिषदों का गठन किया जाता है। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनको आप याद रखें। चलिए इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया। तो इसको लाने के पीछे क्या कारण थे उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो 1892 का जब भारत परिषद अधिनियम आया तो इसको लाने के पहले आपको याद होगा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। देखें जो पृष्ठभूमि है, अगर पृष्ठभूमि आपको याद रहेगी तो चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उसके जो प्रोविजन है वो आपको याद रहेंगे। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और 1885 में भारतीयों की आवाज को बुलंद करने के लिए, ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीयों की आवाज को रखने के लिए, उनकी मांगों को रखने के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कांग्रेस की स्थापना की जाती है। जिस समय कांग्रेस की स्थापना की गई उस समय एक ब्रिटिश रिटायर अधिकारी थे जिनका नाम था
A.O. ह्यूम इनका पूरा नाम था, एलन ऑक्टोवियस ह्यूम, याद रखें आप। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की जाती है बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। देखना मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। चलिए, तो लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब की जाती है तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि जो प्रारंभिक चरण था अगर हम देखें 1885 से लेके 1905 तक का, तो ये कांग्रेस का उदारवादी चरण था। और ये जो कांग्रेस के उदारवादी नेता थे, ये ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उनको लगता था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के हित में कुछ करेगी, बेहतर करेगी। और इनकी मांग भारत में पूर्ण स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं रही। इन्होंने कभी भी भारत की पूर्ण आजादी के लिए, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए मांगे नहीं रखी। इनका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वराज की मांग। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वराज की मांग मतलब भारत में ब्रिटिश शासन हो, क्राउन का शासन हो, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए, हमें अपने रूल्स रेगुलेशन बनाने के अधिकार मिल जाए, ये हमारी मांगे थी। और जो हमारे उदारवादी नेता थे, इनकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि इन्होंने ब्रिटिश सत्ता पर पूरा विश्वास जताया, हाथ जोड़कर प्रार्थना करके अनुनय विनय की नीति से ये ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखते थे, लेटर लिखा करते थे, रिमाइंडर भेजा करते थे, सभा करते थे, भाषण करते थे। और इनको ब्रिटिश सरकार जो संवैधानिक अधिनियम ला रही थी, ये अधिनियम में उनका बड़ा विश्वास था। उनको ऐसा लगता था कि अधिनियम के माध्यम से भारतीय जनता का हित हो सकता है और ब्रिटिश सरकार भारतीयों के हित में कुछ बेहतर कार्य करेगी। और यही कारण था कि कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष कुछ मांगे रखी जाती थी। जैसा उनकी मांगे होती थी कि भाई भारत में जो केंद्रीय विधानमंडल है उसकी सीटों में वृद्धि की जाए, उसमें भारतीय सदस्यों की भागीदारी बढ़ाई जाए, ब्रिटेन की तरह भारत में भी लोकतांत्रिक ढांचा, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो, जो वायसराय की कार्यकारिणी है, वायसराय की कार्यकारिणी मतलब कार्यपालिका, उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। ब्रिटिश सरकार जो भारत में सैन्य व्यय पर बहुत ज्यादा खर्च करती है, सैन्य व्यय में कटौती की जाए। इंग्लैंड से जो सामान आयात होते हैं, जो ब्रिटिश सामान बुलाए जाते हैं, उन पर टैक्स लगाया जाए। सिविल सर्विस की परीक्षाएं इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी, लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित हो। हालांकि इसमें इनको बाद में सफलता भी मिली, इसकी चर्चा हम करेंगे। भारतीय सैनिकों को योग्यता के आधार पर अधिकारी रैंक उनको प्रदान की जाए। भारत में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए। इस तरीके की इनकी बहुत सारी मांगे होती थी। हालांकि देखें, ये जो उदारवादी जितने भी नेता थे, इनमें दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता जी, केटी तेलंग, ये सारे के सारे लोग थे जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। और ये सब बाहर से पढ़ करके आए थे, तो ये पाश्चात्य सभ्यता का, पाश्चात्य संस्कृति का भी इनके द्वारा समर्थन किया जाता था। तो जब ये अपनी मांगे रखते थे तो कई बार ये ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मिलते थे, ब्रिटिश वायसराय के साथ मिलते थे, लंच होता था, डिनर होता था, पार्टियां होती थी। और बड़ी उदारता के साथ अपनी मांगों को इन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने रखा। और कहीं ना कहीं इनकी इन्हीं नीतियों से जो हमारे उग्रवादी नेता थे, लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल,
बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, ये इनकी नीतियों से सहमत नहीं थे। इसलिए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को कहा कि ये सेफ्टी वॉल के रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई है। ब्रिटिश नीतियों की वजह से जो भारतीयों का आक्रोश है, उस आक्रोश को दबाने के लिए, उस प्रेशर को धीरे धीरे रिलीज करने के लिए ये कांग्रेस जो है ये बनाई गई है। हालांकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की कांग्रेस के बारे में। तो फाइनली भारतीयों की मांगों को, अलग अलग प्रांतों में लोगों की मांगें उठ रही थी, ब्रिटिश सरकार विद्रोह को दबा देती थी, और इन मांगों को पूरा करने के लिए एक बड़े राष्ट्रीय मंच की जरूरत थी, और एक राष्ट्रीय मंच का कार्य किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो फाइनली 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। और इसमें जितने भी लोग थे, जो उदारवादी नेता थे, ये सब बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, और बड़े उदार तरीके से ये अंग्रेजों के सामने अपनी मांगों को रखते थे। और कहीं ना कहीं इनकी मांगों को ब्रिटिश सरकार इग्नोर नहीं कर सकती थी, सारी मांगों को इग्नोर, हालांकि कुछ अधिकांश मांगों को नहीं माना, कुछ मांगों को ही माना, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकती थी। और यही कारण था कि इनकी जो मांगे होती थी, उन मांगों को फिर लॉर्ड डफरिन भारत राज्य सचिव के पास वो भेजता था कि इनकी भाई ये मांगे हैं, तो चलो कुछ तो पूरी कर दें, ऐसी पूरी कर दें जिससे हमें ज्यादा नुकसान ना हो, हमारा औपनिवेशिक जो उद्देश्य है भारत में शासन करने का, हमारे हित जो है पूरे होते रहें, लंबे समय तक हम शासन करते रहें। तो ऐसी मांगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान ली जाती थी। चलिए, तो इन्होंने मांग रखा कि भाई आप बजट लाते हो, बजट लेकर के आते हैं। एक मांग इनकी ये भी थी कि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बजट लाया जाता है, वो बजट जो है केंद्रीय विधानमंडल में रखे बगैर ही जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है वो उस पर निर्णय ले लेता है। मतलब अब वायसराय जो है, वायसराय की जो काउंसिल है वो निर्णय ले लेती है, उसको विधान परिषद में पेश भी नहीं किया जाता। तो डफरिन ने बोला कि यार विधान परिषद में उसको पेश कर दिया जाए, कम से कम उस पर इनको राइट्स ना हो, उसको रोकने के अधिकार ना हो, उस पर बहस करने का इनको अधिकार ना दिया जाए, लेकिन विधान परिषद में बजट को पेश तो कर दो। इसके अलावा विधान परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, जैसे इनकी मांग होती थी। विधान परिषद में जो सदस्य हैं उनको नॉमिनेशन की जगह उनका चुनाव कराया जाए, तो नॉमिनेटेड ना हो बल्कि उनका चुनाव करा दिया जाए। और इस तरीके से लॉर्ड डफरिन ने ब्रिटिश सरकार को एक रिपोर्ट बनाकर के भेजी और कहा कि हमको भारत में कुछ कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, भले ही वो दिखावे के लिए हो, कि हम दिखा दें कि हम भारतीयों के हित में ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन इससे भारत में बहुत ज्यादा कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि ये सारी चीजें थी जो दिखावा मात्र थे। और फाइनली ब्रिटिश सरकार ने 1892 का अधिनियम पारित किया, और 1892 के अधिनियम को पारित करके हमें कुछ चीजें प्रदान की। क्लियर? तो यही है 1892 के अधिनियम को लाने के पीछे के कारण। एक तो हमने देखा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और ये एक राष्ट्रीय मंच मिल गया भारतीयों की आवाज को बुलंद करने के लिए, और इस मंच के माध्यम से हम ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे थे, इसलिए उनको ये एक्ट लाना पड़ा। भारत में राष्ट्रवाद की भावना का प्रबल होना, अब तेजी से हमारे देश में जो राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी वो प्रबल हो रही थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा कई सारे ऐसे कार्य किए गए जिसकी वजह से हमारे यहाँ राष्ट्रवाद प्रबल हुआ। दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया, जिससे भारत में राष्ट्रवाद प्रबल हुआ। हमने देखा कि ब्रिटिश सरकार बड़ी मात्रा में खर्च कर रही है, अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत युद्ध पे युद्ध किए जा रही है, सैन्य व्यय में बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, इंग्लैंड से जो माल आ रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगाए जा रहे हैं, सारे पोर्ट, सारी जो बंदरगाह हैं वो बिल्कुल फ्री, मुक्त व्यापार के लिए खुले छोड़ दिए गए हैं। इसने कहीं ना कहीं भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद को भी प्रबल किया। कांग्रेस के द्वारा विधान परिषद में नॉमिनेशन की जगह चुनाव की बात, जैसे भी हमने चर्चा की, बजट को विचार विमर्श के लिए परिषद में रखने की मांग की गई। पहले ऐसा नहीं होता था, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी वही उस पर डिसीजन ले लेती थी, तो अब रखने की बात की गई, और केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ाने की बात की गई। तो चलिए देखते हैं ब्रिटिश सरकार क्या प्रावधान करती है, तो इसके प्रोविजन क्या थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया। के पश्चात भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना मजबूत थी, जिसमें भारतीयों ने अंग्रेजों के समक्ष भारतीय शासन और विधि निर्माण में प्रतिनिधित्व की मांग की। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक चीज आई है, लॉर्ड रिपन के द्वारा इल्बर्ट बिल लाया गया था। इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल एक्चुअली में एक बिल था जो लॉर्ड रिपन ने लेके आए थे। उसमें यह था कि जो
भारत के भी कुछ लोग पढ़ करके जुडिशरी में जाते थे, न्यायपालिका में जाते थे, न्यायाधीश बन जाते थे। तो उन्होंने व्यवस्था की कि जो भारतीय न्यायाधीश होंगे वो अब अंग्रेजों के मामलों पर भी न्याय दे पाएंगे, निर्णय कर पाएंगे, मतलब ब्रिटिश मामलों की भी सुनवाई कर पाएंगे। और इस विषय ने भारत में ही नहीं ब्रिटेन में इतना तूल पकड़ा, इस मुद्दे ने इतना तूल पकड़ा कि क्या भारतीय मतलब काले गोरों की पैरवी करेंगे, गोरों के मामलों को सुनेंगे, गोरों को सजा देंगे, उनको पनिश करेंगे। तो इसको बड़े नस्ली आधार पर देखा गया और इतना ज्यादा बवाल हुआ कि लॉर्ड रिपन को भारत से वापस बुला लिया गया। तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों के साथ बड़ा नस्लीय भेदभाव करती थी और ये व्यक्ति अच्छा था लॉर्ड रिपन, जिसने ये एल्बर्ट बिल लेकर के आया था, इसलिए इसको नाम दिया गया एल्बर्ट बिल विवाद। और ये विवाद इतना ज्यादा हुआ कि लॉर्ड रिपन को फाइनली 1884 में ब्रिटेन वापस बुला लिया जाता है। चलिए, तो इसके जो प्रावधान थे, क्या प्रावधान इसमें किए गए, इसकी हम चर्चा यहां पर कर लेते हैं। 1892 में तो पहला प्रावधान तो यही था, अभी हमने पृष्ठभूमि देखी थी, विधान परिषद के कुछ सदस्यों को नॉमिनेशन की जगह उनका चुनाव कराया जाने लगा। अब उनको केवल मनोनीत नहीं कर रही थी गवर्नर जनरल की काउंसिल, बल्कि मतलब गवर्नर जनरल की जगह वायसराय की काउंसिल हो गई थी, वायसराय नाम हो गया था। तो अब उनका चुनाव कराया जाने लगा। इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि भारत में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब से स्टार्ट हुई है, तो याद रखें 1892 के भारत शासन अधिनियम से। इसके अलावा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त मतलब गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। मतलब जो सरकारी सदस्य थे, गवर्नमेंट जो कर्मचारी होते थे, जो अधिकारी होते थे, उनकी मेजॉरिटी होती थी, तो वो जैसा चाहते थे वैसे बिल लाए जाते थे और वो पारित होते थे, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं था। हालांकि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या इस अधिनियम से ब्रिटिश सरकार ने बढ़ा दी गई और ये भी एकमात्र दिखावा था। अगर ब्रिटिश सरकार दिखावा नहीं करती तो मेजोरिटी जो थी, वो बहुमत जो था, वो गैर सरकारी सदस्यों के हाथों में होता। चलिए, अब केंद्रीय विधान परिषद में बजट को विचार के लिए भी रखा जाने लगा। तो हमने देखा था कि भाई उदारवादी नेता जो थे, उन्होंने डिमांड की थी कि बजट को रखा जाए। तो उन्होंने डफरिन ने लिख करके भेजा कि कम से कम बजट जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल से ही पारित ना हो जाए, बल्कि उसको विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में रखा जाए। तो केंद्रीय विधान परिषद में इस अधिनियम से बजट को केवल रखा जाने लगा, लेकिन जो विधान परिषद के सदस्य होते थे उनको बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता था। याद रखिएगा, बजट को रखा जा रहा है लेकिन बजट पर सदस्य जो है ना तो सवाल कर सकते हैं, ना प्रश्न पूछ सकते हैं, ना ही पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, और ना ही उस पर उनको वोटिंग राइट है, उनको मतदान का अधिकार भी नहीं है। तो सीधी सी बात है, अनुपूरक प्रश्न पूछने का तो यहां पर सवाल ही नहीं उठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ प्रावधान किए गए जिसको आप याद रखें। क्लियर हुआ आपको 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो देखिए, पृष्ठभूमि अगर आपको याद रहेंगी तो जो प्रोविजन है वो आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे। और फाइनली अब इसमें दो तीन परिवर्तन ये हुए इस अधिनियम से कि कांग्रेस की स्थापना होने से कांग्रेस ने अपनी मांगे रखना प्रारंभ की। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अपनी मांगों को बहुत उदारता से रखा तो उसे कोई सफलता नहीं मिली। कांग्रेस को कुछ सफलता भी मिलेगी और उसकी हालांकि सफलता बहुत ज़्यादा नहीं थी। जैसे अगर हम इनकी सफलता देख लें तो एक राष्ट्रीय मंच के रूप में इसने एक राष्ट्रीय चेतना का प्रचार किया। और राष्ट्रीय चेतना का ये, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल थे, सब ये ब्रिटेन से पढ़ करके आए थे, जिनकी चर्चा हमने की, दादा भाई नौरोजी, विमर्श चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ, है ना, जिसमें छात्र और पढ़े लिखे जो लोग थे, जो शिक्षक थे, वो सब शामिल हुए। आर्थिक राष्ट्रवाद को इन्होंने जन्म दिया। राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे कार्यक्रम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अब होने लगे, आंदोलन होने लगे, भले ही वो अहिंसक हम आंदोलन हो। और बहुत उदारता से इन्होंने अपनी बातों को रखना प्रारंभ किया, कम से कम बात रखना तो इन्होंने प्रारंभ किया। और सिविल सर्विस की परीक्षाएं जो थी वो
उसमें भारतीयों को भी मौका दिया गया। हालांकि इन्होंने एज को कम करने की भी बात की, उस समय एज बहुत कम थी। और सिविल सर्विस परीक्षाएं फिर बाद में, काफ़ी बाद में लंदन के साथ साथ भारत में भी एक साथ होने लगी। और पहली बार 1922 में, याद रखिएगा 1922, और ये इलाहाबाद में, लंदन के साथ साथ भारत में भी सिविल सर्विस की परीक्षा हुई थी। तो पहली बार भारत में सिविल सर्विस की परीक्षा 1922 इलाहाबाद में हुई। हालांकि बाद में फिर एक लोक सेवा आयोग गठित कर दिया गया ली आयोग की रिकमेंडेशन पर, और फिर लगातार हमारे यहाँ सिविल सर्विस भर्ती जो थी वो होने लगी। तो ये भी एक उदारवादी जो नेता थे उनकी एक बड़ी सफलता थी। और उदारवादी नेताओं ने ही स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक मजबूत बुनियाद तय की, मजबूत आधार तय किया, जिस पर चलकर भारत में जो उग्रवाद का जो चरण था वो प्रारंभ हुआ। ठीक है। और इनसे जो असंतुष्ट जो लोग थे उन्होंने अपनी बातें फिर ब्रिटिश सरकार के सामने की। और जो कहीं ना कहीं जो उग्रवादी जो लोग होते थे, वो उग्रवादी जो हमारे नेता थे, वो हिंसा और आत्म बलिदान पर वो बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। वो तीव्र और उग्र परिवर्तन पर विश्वास करते थे। वो जनता की क्षमता पर विश्वास करते थे, जो उदारवादियों ने नहीं किया। और इसका ये परिणाम हुआ कि उन्होंने आत्म बलिदान देकर के भारतीयों के मन में राष्ट्र प्रेम की अलग जगाई। चलिए, बहरहाल वो एक अलग मैटर है। तो कुछ फायदे हुए इस संस्था की स्थापना से, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ प्रावधान भारतीयों के हित में किए गए, भले ही वो दिखावे के लिए हों। उससे भारत में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। चलिए, इसके बाद जो अगला अधिनियम आता है वो है भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो एक्ट। तो मार्ले मिंटो एक्ट की हम बात कर लेते हैं। मार्ले मिंटो एक्ट जो आया था, देखिए इसकी पृष्ठभूमि सबसे पहले आप देख लीजिए। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में आया। एक्चुअली में जो मार्ले थे वो भारत सचिव थे। भारत सचिव मैंने आपको बताया जो इंग्लैंड में होता था, और जो मिंटो थे वो उस समय भारत के तत्कालिक वायसराय थे। तो इस एक्ट को नाम दिया गया मार्ले मिंटो एक्ट। इस अधिनियम को लाने के पीछे क्या कारण थे? तो बहुत सारे कारण थे। बंगाल विभाजन कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। बंगाल विभाजन के पीछे क्या कारण था? तो इन्होंने क्या किया, जो प्रांत था बंगाल, इन्होंने बंगाल प्रांत को दो पार्ट में डिवाइड करवा दिया। एक था पूर्वी बंगाल, ये जो पूर्वी बंगाल था, यहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी। और एक था पश्चिम बंगाल जो आज हमारे पास है वर्तमान में, यहां पर हिंदू जनसंख्या ज्यादा थी। बंगाल विभाजन करने के पीछे इसका कारण क्या था? प्रशासनिक दृष्टि से इसको दो पार्ट में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को। 1905 ये वो समय था, उसके बाद हमारे देश में उग्रवादी चरण स्टार्ट होता है, और यहां पर क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा प्रबल थी। जब भी कोई ब्रिटिश अधिकारी आता था, ब्रिटिश कर्मचारी आता था, जब उसको भारत भेजा जाता था, उसे बोला जाता था कि आपको मुंबई प्रांत जाना है, आपको मद्रास प्रांत जाना है, तो बहुत खुशी खुशी वो आने के लिए तैयार हो जाता था। लेकिन जब उसे बोला जाता था कि आपको हम बंगाल भेज रहे हैं, आपको कोलकाता भेज रहे हैं, तो आने के लिए आसानी से तैयार नहीं होता था, क्योंकि यहां पर क्रांतिकारी गतिविधियां इतनी ज्यादा थी कि यहां पर ब्रिटिश कर्मचारी, ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश न्यायाधीश और ब्रिटिश गवर्नरों की हत्या कर दी जाती थी, उन्हें गोली मार दी जाती थी। क्योंकि बंगाल उस समय का सबसे समृद्ध प्रांत था, सबसे फर्टाइल क्षेत्र था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता था, लोगों के पास पैसा ज्यादा था, और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का सबसे प्रबल रूप भारत में किसी क्षेत्र में, किसी प्रांत में देखने को मिला तो वो बंगाल था। सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग उस समय यहाँ के थे, पढ़े लिखे लोग थे, पैसा था, लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते थे। तो भारत में ब्रिटिश जो शोषणकारी नीतियों को सबसे बेहतर तरीके से समझा, वो बंगाल ने समझा, इसलिए बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत प्रबल थीं। और इनके दमन के लिए लॉर्ड कर्जन ने यह प्लान बनाया कि एक तो क्रांतिकारी भारत में फूट डलेगी, मतलब पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल आपस में बांट दिए गए। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, पश्चिम बंगाल हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, दोनों को प्रशासनिक दृष्टि से अलग कर दिया। और अलग करने के पीछे उनका कारण, उन्होंने अपना कारण बताया, उन्होंने अपना रीजन बताया कि भाई हम इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र है, और बड़े क्षेत्र को जब छोटे क्षेत्र में बांट दिया जाता है तो वहां
प्रशासन करना ज़्यादा बेहतर होता है, लोगों को योजनाओं का लाभ और लोगों के लिए हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। हालांकि सब ये बेकार की बातें थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपना तर्क दिया गया। और इसके विरोध में, ये हिंदू मुस्लिम को बांटने के विरोध में, उनकी फूट डालो और शासन करो नीति के विरोध में भारत में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ बंगाल विभाजन के विरोध में। आपको पता ही होगा, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 में ही बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट होता है। चलिए, तो फाइनली बंगाल विभाजन से भारतीयों में एक भयंकर आक्रोश था, और यह भयंकर आक्रोश एक स्वदेशी आंदोलन के रूप में सामने आया। मतलब एक राष्ट्रवादी भावना जो थी वो यहां पर प्रबल हुई। इसी समय क्या हुआ कि ये जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, जिसकी वजह से जो राष्ट्रवादी भावनाएं प्रबल हुई और लोगों का गुस्सा जो था वो सामने आया। इसमें खासकर जो वो गरम दल के नेता थे, जिनको हम लाल बाल पाल बोलते हैं, इनकी भूमिका बहुत ज्यादा सक्रिय थी। इसी समय स्वदेशी, स्वराष्ट्र जैसी चीजों पर बहुत ज्यादा बल दिया गया। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए। स्वराष्ट्र की बात की गई, स्वभाषा की बात की गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। और आपने देखा होगा बाद में महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन में स्वदेशी जैसी चीजों को अपनाया, है ना। इसलिए सूत काटने पर, चरखा चलाने पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता था, और कांग्रेस की सदस्यता के लिए ये उन्होंने कंपलसरी कर दिया था। चलिए, तो इस आंदोलन में स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा जैसी चीजों पर बल दिया गया। फाइनली इसके पीछे ब्रिटिश सरकार के इस एक्ट को लाने के पीछे ब्रिटिश सरकार का जो उद्देश्य था वो था भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाना। कि भारत में सांप्रदायिकता कैसे फैले, हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो जाए, जिससे कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद कमजोर हो। तो भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए उन्होंने यह अधिनियम लाया था। और जब ये 1909 का मार्लेमेंटो एक्ट बन रहा था, उस समय जो ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड मिंटो ने ब्रिटिश भारत राज्य सचिव मार्ले को एक लेटर लिखा और कहा कि हम इस अधिनियम के माध्यम से, इस एक्ट को इंप्लीमेंट करके भारत में एक ऐसा बीज बो रहे हैं जिसका फल बहुत ही कड़वा होगा। तो ये लेटर इस तरीके से लिखने का उद्देश्य आप समझ सकते हो कि ये भारत परिषद अधिनियम जो बोल रहे हैं कि हम भारत में सुधार करने के लिए ला रहे हैं, भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने के लिए ला रहे हैं, भारत की बेहतरी के लिए लेकर के आ रहे हैं, तो ये केवल दिखावा कर रहे थे। अंदर इनकी मंशा कुछ और थी, और मंशा यही थी कि भारत में फूट डालना है और हमको लंबे समय तक अपने साम्राज्यवादी नीति, औपनिवेशिक जो हमारे उद्देश्य हैं उनको साधना है, अपने हितों को साधना है। तो इस एक्ट को लाने का उद्देश्य यही था कि भारत में सांप्रदायिकता को भड़काना। और इसी समय क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। आगा खां और एक और नेता थे मुस्लिम लीग के जिनका नाम था वकारुल मुल्क। तो क्या बात करेगी भाई, मुस्लिम लीग तो अपने हित की बात करेगी, मुस्लिमों के हित में बात करेगी, मुस्लिमों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए प्रांतों में, और केंद्रीय विधान परिषद में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। ठीक है, मुस्लिमों के हित को साधने के लिए इस मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। और जब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, तो मुस्लिम लीग के द्वारा जब उन्होंने देखा कि अपने हितों की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था दी थी। पृथक निर्वाचक मंडल, अब पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है? पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब था कि एक क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र जिसमें मान लीजिए यहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, और एक क्षेत्र जहां पर हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। तो जो मुस्लिम क्षेत्र होगा वहां से मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव में खड़ा होगा। जो मुस्लिम क्षेत्र होगा वहां से जो प्रतिनिधि होगा, कैंडिडेट जो होगा, वो मुस्लिम ही होगा।
मुस्लिम प्रतिनिधि होगा, और जो मुस्लिम प्रतिनिधि होगा उसको केवल मुस्लिम ही वोट डाल सकते हैं। हिंदू जनसंख्या को मुस्लिम कैंडिडेट को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। इससे मुस्लिम या मुस्लिम लीग को क्या फायदा था? मुस्लिमों को इसमें यह फायदा था कि एक निश्चित प्रतिनिधित्व मुस्लिमों को प्रदान किया गया। मतलब जब केवल मुस्लिम को ही वोट डालेंगे तो मुस्लिम कैंडिडेट ही जीत कर जाएगा, मतलब खड़ा भी मुस्लिम ही होगा। तो मुस्लिम कैंडिडेट जब जीत करके जाएगा तो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। तो मुस्लिमों को यह लगा कि जो ब्रिटिश सरकार है वो हमारी बहुत ज्यादा हितैषी है। तो इस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था दे करके एक भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच में वैमनस्य की स्थिति, एक सांप्रदायिकता की स्थिति को बढ़ाने का, उसे भड़काने का प्रयास किया। हालांकि बाद में मुस्लिमों को समझ में आएगा कि वो ना तो हमारी हितैषी है ना किसी की हितैषी है, और फिर मुस्लिमों का मोहभंग भी होगा। अभी आगे के जो अधिनियम 1919 का जो अधिनियम आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे, जो खासकर खलीफा वाले मामले पर। तो देखेंगे खलीफा के मामलों में पूरी तरीके से मुस्लिमों के विरोध में खड़े हुए ब्रिटिशर्स, तो उनको लगा नहीं यार हम गलत थे। तो यहां उनको ये लगा कि जो मुस्लिमों को ये लगा, मुस्लिम लीग को ये लगा कि जो ब्रिटिश सरकार है वो हमारी हितैषी है, और मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार की चापलूसी करना प्रारंभ कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो पृथक निर्वाचक मंडल मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता देता हूं, मुस्लिम क्षेत्र से केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े हो सकते हैं, और उन्हें वोट भी केवल मुस्लिम ही करेगा, ताकि मुस्लिम कैंडिडेट ही जीत करके विधान परिषद में जाएं, जिससे उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनको निश्चित सीटें दी जा सकें। और कहीं ना कहीं यहाँ उनकी जनसंख्या से ज्यादा सीटें उन्हें मिल गई थी, तो इस अधिनियम से प्रतिनिधि सरकार की बात की गई। मतलब उन्होंने बोला कि हम प्रतिनिधि सरकार की स्थापना कर रहे हैं, और प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की आड़ में उन्होंने यहाँ पर मतलब पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था दे करके सांप्रदायिकता को कुल मिलाकर के भड़काने का प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन से बिगड़े हालातों को सुधारने का प्रयास। तो बंगाल विभाजन से भारत में बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी भावनाएं प्रबल हो गई थी, उग्र राष्ट्रवाद देखने को मिल रहा था। तो ब्रिटिश सरकार कहीं ना कहीं इस भूल को सुधारना चाहती थी, इसलिए उसने यह अधिनियम लेकर के आई। भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद और धन का बहिर्गमन। तो आर्थिक राष्ट्रवाद अभी हमने देखा किस तरीके से ब्रिटिश सरकार भारत से धन को बाहर भेज रही थी। भारत के जो पोर्ट थे सारे वो व्यापार के लिए उन्हें खुला छोड़ दिए गए थे, कोई टैक्स उस पर नहीं लगाया जा रहा था, और बड़ी मात्रा में ब्रिटिश सरकार भारत से लाभ कमा रही थी, बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा था। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इसके बारे में विस्तृत लेख लिखा और वो पब्लिश हुआ। इससे जो भारतीय पढ़ा लिखा जो वर्ग था उसमें आर्थिक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, और हमने जाना कि किस तरीके से ब्रिटिश सरकार भारत का शोषण कर रही है। चलिए, तो ये कुछ कारण थे, और फाइनली इन कारणों के कारण 1909 का ये मार्ले मिंटो एक्ट लाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं मार्ले मिंटो एक्ट से क्या प्रोविजन किए गए, क्या प्रावधान किए गए, और जो प्रावधान किए गए उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो पहला प्रावधान तो ये था कि इस अधिनियम, अच्छा इसको समझ लीजिए, मार्ले मिंटो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम को कहते हैं। इस समय लॉर्ड मिंटो इंग्लैंड में भारत राज्य सचिव थे, तो वो इंग्लैंड में रहते थे, और मिंटो भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम को सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। इस अधिनियम में प्रतिनिधि सरकार की बात की गई, इंपॉर्टेंट है भाई। तो आपसे पूछेगा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने प्रतिनिधि सरकार की बात कब की? प्रतिनिधि सरकार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, प्रतिनिधि सरकार, जिसे केंद्र और प्रांत की विधायिका के आकार और कार्यों में वृद्धि की गई। तो पहली बार प्रतिनिधि सरकार की बात ब्रिटिश सरकार ने की, और इससे केंद्र और राज्य दोनों की विधायिका और आकार में वृद्धि हुई। तो होता क्या था, समझ लीजिए इसको थोड़ा सा, कि जो केंद्रीय विधान परिषद होती थी
केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद में ब्रिटिश सरकार ने व्यवस्था की कि यहां नया स्ट्रक्चर बनाया ब्रिटिश सरकार ने, और उन्होंने एक नई संरचना के तहत केंद्रीय विधान परिषद में कुछ पदेन सदस्य होते थे, जिनको यहां पर ले लिया जाता था। कुछ सदस्य मनोनीत थे, अच्छा, जो मनोनीत सदस्य होते थे भाई, ये याद रखें आप, ये सरकारी सदस्य होते थे। इसके अलावा कुछ मनोनीत सदस्य होते थे जो गैर सरकारी सदस्य होते थे। मतलब ये नॉमिनेटेड थे लेकिन गैर सरकारी से। और ये जो गैर सरकारी जो सदस्य होते थे, मतलब जो गैर सरकारी सदस्य जो मनोनीत हो रहे हैं, इनमें से कुछ सदस्य मनोनीत होते थे और कुछ सदस्य यहां उनके निर्वाचन की व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया गया। 3 तरीके से सदस्यों को केंद्रीय विधान परिषद में लिया जाता था। कुछ पदेन सदस्य होते थे, जो किसी पद पर रहते थे तो उनको पद के आधार पर उनको मेंबरशिप दी जाती थी। कुछ मनोनीत सदस्य होते थे, तो इसमें ब्रिटिश जो कर्मचारी होते थे, ब्रिटिश जो अधिकारी होते थे, उनको लिया जाता था। कुछ मनोनीत सदस्य जो गैर सरकारी सदस्य होते थे, तो गैर सरकारी सदस्य में कुछ ऐसे थे जिनको जो नॉमिनेटेड थे, मनोनीत होते थे, और कुछ इलेक्टेड होते थे, उनका निर्वाचन किया जाता था। तो यहां पर अल्प मात्रा में, कुछ मात्रा में भारतीय सदस्यों को निर्वाचित किया जाने लगा केंद्रीय विधान परिषद में। तो याद रखें, इस एक्ट की, इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी, क्योंकि हमने देखा था कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस के सदस्यों ने, जो उदारवादी नेता थे, उन्होंने मांग रखी ब्रिटिश सरकार के सामने कि नॉमिनेटेड सदस्य ना हो बल्कि वो इलेक्टेड हो। तो निर्वाचन की व्यवस्था का उन्होंने प्रावधान यहां पर किया, लेकिन ये बहुत ही संकुचित रूप में था, बहुत अल्प मात्रा में था, और ये इतने सदस्यों को निर्वाचित किया जाता था। अब इसमें कितने सदस्य होते थे उसमें हमें अभी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए, जितने सदस्यों को निर्वाचित किया जाता था, ये सदस्य बहुत कम संख्या में होते थे, इसलिए इनके पास मेजॉरिटी नहीं होती थी, इनके पास बहुमत नहीं होता था कि किसी विधेयक को रोक दें या किसी विधेयक को ये पारित कर दें। तो आप बोल सकते हो कि केवल दिखावे के लिए, दिखावा मात्र के लिए ब्रिटिश सरकार ने निर्वाचित सदस्यों को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया। चलिए, खैर, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि अभी जो निर्वाचित सदस्य होंगे, इनको चुनने का अधिकार किसको होगा भाई? जो निर्वाचित सदस्य होंगे, इन्हें चुनने का अधिकार किसको होगा? कौन चुनेगा? तो चुनने के लिए इन्होंने अपना क्राइटेरिया बना रखा था, कुछ उनके लिए योग्यताएं निर्धारित कर दी थी, उनके लिए निश्चित योग्यता थी। अब उनके लिए निश्चित योग्यता क्या थी? तो बहुत सा क्राइटेरिया था, जैसे वो उनकी एक निश्चित आय होनी चाहिए, उनके द्वारा
निश्चित टैक्स जमा किया जा रहा हो, उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई। मतलब एक निश्चित संपत्ति रखने वाला व्यक्ति ही इनके चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है। लगातार एक निश्चित अमाउंट में टैक्स पे करने वाला जो टैक्स पेयर है वही इनके निर्वाचन में भाग ले सकता है। जो शिक्षित एक निश्चित योग्यता रखता है, शिक्षित व्यक्ति ही इनके निर्वाचन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इतने सारे इन्होंने बाउंडेशन लगा रखे थे, तो बहुत कम मात्रा में लोगों को मताधिकार की व्यवस्था थी। तो आप बोल सकते हो कि यहां पर इन्होंने निर्वाचन की व्यवस्था तो की, लेकिन यहां पर वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी। वयस्क मताधिकार मतलब आज आप देख रहे होंगे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार की बात की गई है। वयस्क मताधिकार मतलब भारत के वो सभी लोग जो 18 वर्ष के हो चुके हैं वो मतदान में भाग ले सकते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, मांगने वाला क्यों ना हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, टैक्स पे करता हो, ना करता हो, इनकम के सोर्स हो या ना हो, निश्चित आय हो या ना हो, सभी को हमने मताधिकार दिया हुआ है। लेकिन यहां पर ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि हमने निर्वाचन की बात की, हमने मताधिकार की बात की, तो यहां पर उन्होंने मताधिकार तो दिया, लेकिन उसके लिए उन्होंने बहुत सारे बाउंडेशन लगा दिए, और ये सारे बाउंडेशन थे। तो बहुत अल्प मात्रा में यहां पर निर्वाचन का अधिकार लोगों को दिया, और जो निर्वाचित होकर के जो लोग जाते थे उनके पास इतनी मेजॉरिटी, इतना बहुमत नहीं होता था, उनकी संख्या इतनी नहीं होती थी कि वो केंद्रीय विधान परिषद में किसी बिल को रोक सकें, क्योंकि ये अधिकार ब्रिटिश सरकार ने नहीं दिए थे। हालांकि यहाँ पर कौन कौन से अधिकार दिए गए उस पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो मुझे लगता है ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर के 60 कर दी गई। ठीक है, अब केंद्रीय विधान परिषद में 69 सदस्य थे, जिसमें 37 शासकीय, 32 अशासकीय सदस्य थे, जबकि सभी प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या एक समान नहीं थी। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस करने के साथ साथ अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। साथ ही सार्वजनिक मुद्दों के विषय पर भारतीयों को चर्चा का अधिकार भी दे दिया गया। तो चलिए, ये पॉइंट जो है यहाँ पर याद रखिएगा। बजट पर बहस करने के साथ साथ अनुपूरक प्रश्न मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का भी राइट जो है वो भारतीयों को दे दिया गया। साथ ही जो पब्लिक इश्यूज होते थे, सार्वजनिक मुद्दों के विषयों पर भारतीयों को चर्चा करने का अधिकार भी इस अधिनियम से मिल गया। अब विधान परिषद में भारतीय जो थे सार्वजनिक मुद्दों के विषयों पर चर्चा कर सकते थे, बहस कर सकते थे, और सरकार की आलोचना कर सकते थे। चर्चा करने का मतलब यही है। इस अधिनियम से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, जो हमने देखा था एक तुष्टीकरण की नीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने लेकर के आई थी। पृथक निर्वाचक मंडल और मताधिकार की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा देने वाली थी। इसलिए लॉर्ड मिंटो को याद रखें, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का जनक कहा जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का जनक लॉर्ड मिंटो, तो याद रखें। इसके अलावा वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार एक भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र नाथ सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अब देखिए, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार भारतीय सदस्य को शामिल करने का अर्थ क्या है भाई? तो इसका मतलब यह है कि जो वायसराय की कार्यकारिणी थी वो एक कार्यपालिका थी। अभी तक कार्यपालिका में मतलब वायसराय की कार्यकारिणी में कोई भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था। अभी तक किसी को नहीं लिया गया था। कोई वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय पर भी नहीं मार सकता था। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यह व्यवस्था की कि वायसराय की कार्यकारिणी में पहले सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। लेकिन आप देखें, इन्हें कौन से काम दिए गए? इनको दिया गया विधायी कार्य, मतलब जो सभी विभागों की जो विधायी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, इनसे संबंधित, टैक्सेशन से संबंधित जो विधायी काम है, कानूनी कार्य है, ये जिम्मेदारी इनको सौंपी गई। चलिए, जो भी हो, लेकिन पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा शामिल होते हैं। तो याद रखें आप इसे। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के द्वारा 2 भारतीय सदस्यों को इंग्लैंड में स्थित भारत सचिव परिषद में भी नियुक्त किया गया। चलिए, तो वायसराय की कार्यकारिणी में तो शामिल किया गया, और जो भारत सचिव परिषद हमने देखा था, जो 1858 के अधिनियम से भारत सचिव का पद सृजित किया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह पर, और 15 सदस्य जो उनकी काउंसिल बनाई गई थी। यहाँ पर 2 भारतीय सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें एक थे केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन विल्क्रमी। तो फाइनली ये प्रोविजन 1909 के एक्ट से, 9 के अधिनियम से किए गए। तो याद रखें, एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं। इस अधिनियम में जो सबसे खास बात की गई वो यही की गई कि केंद्रीय विधान परिषद की संरचना में बदलाव किया गया। पदेन और मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों के साथ साथ गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया गया, जिसमें गैर सरकारी सदस्य मनोनीत भी होते थे और निर्वाचित भी होते थे। तो पहली बार निर्वाचन की व्यवस्था स्टार्ट हुई कुछ कंडीशन के साथ, और वो कंडीशन क्या थी मैंने आपको बता दिया। निश्चित आय होना चाहिए, टैक्स पेयर होना चाहिए, एक शैक्षणिक योग्यता रखता हो, मतलब यहाँ पर वयस्क मताधिकार नहीं था, बहुत सीमित मात्रा में लोगों को वोट डालने का अधिकार या वोटिंग राइट्स दिए गए थे। और गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में भारतीय सदस्य शामिल किए गए। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। मतलब भारतीय ब्रिटिश सरकार की किसी नीति को लेकर के आलोचना, क्रिटिसाइज कर सकते थे। मतलब कुछ मात्रा में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब हमको यहाँ पर मिल गई थी। चलिए, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का जनक कहा जाता है, क्योंकि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। ये इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी थी, सबसे बड़ी बुराई थी, जिसने कहीं ना कहीं भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाने का प्रयास किया। मुस्लिम लीग इस बात को नहीं समझ पाई और वो ये समझ बैठी इस पृथक निर्वाचक की व्यवस्था जो उनको दी गई थी इससे कि ब्रिटिश सरकार उनकी हितैषी है। हालांकि उनकी आंखों का यह पर्दा जब बाद में 1909 का अधिनियम आते तक उठ जाएगा और वो समझ जाएगी कि ये किसी के भी हितैषी नहीं है। चलिए, फाइनली इस तरीके से 1909 का अधिनियम लाया गया और उसके ये प्रोविजन थे। 1909 के अधिनियम को लाने का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहा गया 1892 के अधिनियम की जो कमियां थी, उन कमियों को हम दूर करने के लिए ये अधिनियम ला रहे हैं। तो याद रखें, ये किसने कहा? ये ब्रिटिश सरकार ने कहा। भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था, और यही कारण था। इसी संदर्भ में लॉर्ड मिंटो ने मार्ले को पत्र लिखकर के कहा, हम भारत में ऐसा विषैला बीज बो रहे हैं जिसका फल अवश्य ही कड़वा होगा। मिंटो ने मार्ले को कहा। मार्ले भारत सचिव हुआ करता था, मिंटो भारत का उस समय वायसराय था। तो मिंटो ने लेटर लिखा मार्ले को और कहा, हम भारत में ऐसा विषैला बीज बो रहे हैं जिसका फल अवश्य कड़वा होगा। और वास्तव में इसका दुष्परिणाम यह हुआ, इसका रायता इस तरीके से फैला कि भारत में बड़ी मात्रा में सांप्रदायिक दंगे भी हुए और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी। और किस तरीके से चीजें हुई हैं तो आगे हम उसकी चर्चा भी करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, और मुझे लगता है आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब हम 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट और 1935 के भारत शासन अधिनियम के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।